अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10th के केमिस्ट्री से सेकंड नंबर लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है और मैंने अपलोड भी किया है, ठीक है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे डिराइवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल इक्वेशन। हम आज एक लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो आते हैं उस इक्वेशन की डिराइवेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ये जो इक्वेशन है यहाँ पर मैंने जो लिखा है के एफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और वो इक्वल है के आर मतलब रिवर्स जो रिएक्शन है उसका उसके कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी को। ये जो इक्वेशन है ये मैंने उस पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने ये इक्वेशन डिराइव किया हुआ था, और ये इक्वेशन हमने लॉ ऑफ मास एक्शन टॉपिक में डिराइव किया हुआ था। इक्वेशन है, इसको हम पहला इक्वेशन बोल लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम दोबारा रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंजिंग में क्या होगा कि यार के फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे साथ इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी को और इसके साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ डी को, और के रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए को और कंसंट्रेशन ऑफ डी को। मतलब ये कि यार के फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे साथ कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी बनाएंगे, और के रिवर्स जो रिएक्शन है वो हमारे साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी बनाएंगे। इसी तरह चूंकि इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि यार के फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल है के और रिवर्स रिएक्शन का। मतलब ये है कि यार इस इक्वेशन का मतलब हमारे साथ ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो इक्वेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये है कि यार जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने ही दोबारा रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये लिख सकता हूँ कि यार के फॉरवर्ड रिएक्शन और जो के रिवर्स रिएक्शन है वो इक्वल होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो यार ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है। The value that determines the concentration of reactant and product of a reaction, वो वैल्यू जो हमारे साथ एक केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन हमें शो करे तो के वैल्यू को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। यहाँ पर जो के एफ है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पर के एफ जो है वो इक्वल है किस चीज का, कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी का। तो यहाँ से हम ये कंसंट्रेशन ऑफ सी और ये कंसंट्रेशन ऑफ डी उठाएंगे और यहाँ पर जो ये के एफ है इसकी जगह पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखिए के सी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में ये ऊपर जो है के एफ है, तो ये के एफ वाली वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी उठाया और यहाँ पर पुट किया। इसी तरह यहाँ पर नीचे जो है वो है के आर मतलब रिवर्स रिएक्शन। जो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, तो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी को इक्वल है। तो यहाँ से मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की जो ये वैल्यू है ये उठाई और यहाँ पर इस इक्वेशन में नीचे पुट की, क्योंकि यहाँ पर के आर जो है वो इस इक्वेशन में नीचे है। तो हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया इसमें के सी इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ सी को और कंसंट्रेशन ऑफ डी को, इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। हमेशा याद रखिएगा कि यार इस के सी के इस इक्वेशन में ये जो ऊपर वाले चीजें होंगे ये हमेशा प्रोडक्ट होंगे और जो ये नीचे वाली चीजें होंगे ये हमेशा क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। इस केसी में ये जो नॉमिनेटर वाली चीजें हैं ये हमेशा प्रोडक्ट होंगी और ये जो डिनोमिनेटर वाली चीजें हैं ये हमेशा क्या होंगी, ये रिएक्टेंट्स होंगी। ये जो इक्वेशन हमारे साथ आ गया ये हमारे साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स का। इसी तरह जब एक इक्वेशन में हमें
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दिए हुए हो लेकिन उसके साथ साथ उसका कोएफिशिएंट भी आया हो। जैसे मैंने ये एक जनरल इक्वेशन लिखा है, तो इक्वेशन में ये जो कैपिटल एलिमेंट है, मतलब ये जो ए है कैपिटल और ये जो कैपिटल बी है, ये हमारे साथ रिएक्टेंट शो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ये हमारे साथ कोएफिशिएंट शो कर रहा है जो नंबर्स में होंगे हमारे साथ, ठीक है। इसी तरह इस प्रोडक्ट में भी ये इशू कर रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन में अब हम किस तरह से लिखेंगे, तो हाँ, ये अब हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर आप देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल है जो कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी, मतलब प्रोडक्ट्स के, और इसके साथ साथ डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी रिएक्टेंट्स के। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो है वो इक्वल होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सी और डी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। लेकिन चूंकि इसके साथ यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट आया हुआ है तो ये भी हम पुट करेंगे, लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है ये इस कंसंट्रेशन के पावर को चला जाएगा। यहाँ पर कैसे होगा कि ये कंसंट्रेशन ऑफ सी जो है इसके ऊपर हम ये जो स्मॉल सी है ये लिखेंगे, और इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ डी पर हम जो ये स्मॉल डी है ये लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स बाकी है तो उसको भी हम इसी तरह से पुट करेंगे। हम पहले ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है इसको लिख लेंगे। कैपिटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2, और इसी तरह से इसके साथ भी ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा हुआ है ये भी हम इसके पावर पर पुट कर देंगे इसी तरह से। तो ये जो इक्वेशन बन गया ये हमारे साथ इस इबाउ रिएक्शन के लिए लिख दिया। अब अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पर लिख लूँ तो किस तरह से होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो N2 है जब ये 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में हमारे साथ 2NH3 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये इक्वेशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। याद आपने ये रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लिखेंगे तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए लिखेंगे, ठीक है। एक ऐसे रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन है वो किस तरह से लिखूंगा, किस तरह से मैं लिखूंगा, ये देखिए के सी इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर यहाँ पर जो ऊपर है इसके ऊपर प्रोडक्ट आएंगे और नीचे रिएक्टेंट आएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये जो हमारे साथ है ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है। और इसके साथ ये जो बना हुआ है ये हमारे साथ प्रोडक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है वो हम नीचे लिखेंगे और प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है 2NH3, तो हम सिंपली क्या करेंगे NH3 लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि यार जब इस किस्म का इक्वेशन आ जाए तो इसमें ये जो कोएफिशिएंट 2 है ये इसके पावर पर चला जाएगा। किस तरह से, ये NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 हमने लिख दिया तो इसके साथ ये 2 जो है ये कोएफिशिएंट में है तो ये यहाँ पर इसके पावर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे जो हम लिख रहे हैं वो रिएक्टेंट्स होंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, N2 कंसंट्रेशन, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है तो ये हमें पता है कि यार इसके ऊपर 1 पावर है। इसी तरह से जो दूसरा रिएक्टेंट है वो क्या है, वो है H2। तो यहाँ पर कितने H2 है, 3H2 है, मतलब कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो ये भी इसके पावर पर चला जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मैंने आपके लिए लिख दिया ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन हुआ इस अबाउ रिएक्शन के लिए। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस लाजमी है, क्या कंडीशन होनी चाहिए एक रिएक्शन के लिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि यार कितने रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हुए और फिर कितने प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं, इसकी मालूमात हमें होनी चाहिए। तब हम जानेंगे कि यार ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमारे साथ केमिकल रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल है। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसके साथ साथ रिएक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जल्द
बहुत जल्दी जल्दी जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, और फिर जो प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स में जो है चेंज होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम के लिए हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा ताकि हमारे साथ जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को पहुंचे। इसी तरह से जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है प्रेशर। जब हम केमिकल रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर के इंक्रीज करने से जो रिएक्टेंट्स है वो ज़्यादा जल्दी कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। और इसी तरह से जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होंगे। इसी तरह से जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे साथ वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या चीज़ है, कैटलिस्ट वो चीज़ है, वो सब्सटेंसेस है जो एक केमिकल रिएक्शन को तेज करता है या मतलब स्पीड अप करता है। वो सब्सटेंसेस या वो चीज़ है जो एक केमिकल रिएक्शन को तेज करती हो उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। जब हम एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डालेंगे तो इसके थ्रू क्या होगा, केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। और जब कैटलिस्ट मौजूद नहीं होगा तो तब केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत स्लोली जो है प्रोसेस करेगा। छठा जो पॉइंट है वो है हमारे साथ कि जब अगर हम एक ये जो रिएक्शन है ये हम ओपन कंटेनर में करेंगे तो मतलब ओपनली करेंगे तो वो जो है अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसके साथ जो एयर में दूसरे सब्सटेंसेस या दूसरे जो एलिमेंट्स है वो मौजूद है। तो जो एलिमेंट्स है तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में ये जो रिएक्शन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह से जब हम ये जो कंटेनर है ये क्लोज कंटेनर ले लेंगे, मतलब ये जो रिएक्शन है हम ऐसे कंटेनर में करेंगे जिसमें जो है एयर के जो दूसरे एलिमेंट्स है वो इसके साथ रिएक्ट ना करे, तब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम को पहुंचेगा। उम्मीद है आप ये लेक्चर समझ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में। इसके साथ साथ हमारा जो ये हम जो ये डेली वीडियोस अपलोड करते हैं इन वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा जो ये चैनल है ZN कोचिंग एकेडमी इसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल सके। तो यहाँ पर आज का जो ये लेक्चर है ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल के लेक्चर में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।